नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता महेश खींची को गुरुवार को दिल्ली का अगला मेयर चुन लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिली ये जीत सत्तारूढ़ पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की ओर से मैदान में उतरे दलित उम्मीदवार खींची ने भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण लाल को मात्र 3 मतों के मामूली अंतर से हरा दिया। आपको बता दें खींची को 133 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कृष्ण लाल को 130 वोट मिले। 2 मत अवैध घोषित किए गए। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। उप महापौर के चुनाव के लिए डाले गए मतों की गिनती जारी और आम आदमी पार्टी के महेश खींची दिल्ली के अगले मेयर होंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस इलेक्शन में कांटे का मुकाबला हुआ। बीजेपी उम्मीदवार 3 वोट से पीछे रह गए। चुनाव के बीच कांग्रेस के पार्षदों ने इसका बहिष्कार किया। बहुत बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे कर्ता धर्ता हमारे केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पे मेरे को बिठाया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रयागराज में कई दिनों से जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, वो आखिरकार थम गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांगों को मान लिया। आरओ परीक्षा स्थगित कर दी गई और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने का फैसला लिया गया। परीक्षा में लागू नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी आयोग ने हटा दिया है। अब पीसीएस प्री परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में होगी। आयोग 1 या 2 दिन में इन दोनों परीक्षाओं की नई डेट जारी कर सकता है। आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को 1 दिन में कराए जाने का फैसला लिया है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा समिति का गठन किया जाएगा। समिति सभी पहलुओं पर विचार करके जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आयोग ने पहले यूपीपीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में कराने का फैसला लिया था और अब इन प्रारंभिक परीक्षाएं 22 और 23 दिसंबर को होनी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पनवेल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। बीजेपी और महायुति इसी संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक बार फिर पनवेल की इस मिट्टी को नमन करने का अवसर मिला। पनवेल से मेरा एक आत्मीय और भावात्मक संबंध है। 2013 में जब भाजपा ने मुझे पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, तब मैंने पनवेल किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। की मुश्किलों से बाहर नहीं आ पाया। रोटी, कपड़ा, मकान, आजादी के 70 साल बाद भी देश के ज्यादातर लोग इसी को पाने में जूझते रहे। पिछले 10 वर्षों में पहली बार ये हालात बदले हैं। पहली बार कोई सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाई है। हमने 4 करोड़ बेघर लोगों को पहली बार पक्के मकान का सुख दिया, सुरक्षा दी। हमने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिया। जल जीवन मिशन चलाकर हमने 12 करोड़ घरों में पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया। आज देश में करीब करीब हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता है। रेहड़ी पटरी वाला व्यक्ति भी
एक मेहनत कश मजदूर भी अब मोबाइल पर यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। गरीब अब खुद भी आगे बढ़ रहा है, देश को भी आगे बढ़ा रहा है। और इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है हमारा दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज, हमारा पिछड़ा समाज, हमारे वंचित समुदाय के लोग। महायुति सरकार की नीतियां आज शोषितों वंचितों की ताकत बन रही है। भाइयों बहनों, जो काम 10 साल में हुए वो काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि गरीब आगे आकर अपना हक मांगे। इसलिए आज भी कांग्रेस ऐसी हर योजना का जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो, जो नागरिकों के लिए सुविधा की हो, जो मध्यम वर्ग को सुख चैन की जिंदगी देने वाली हो, ऐसी हर योजना का कांग्रेस जमकर के विरोध करती है। आप देखिए, हम देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। हमारे यहां रायगढ़ में भी करीब 18 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब मुझे बताइए भैया, इस काम से किसी का भी विरोध हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? गरीब के घर में चूल्हा जले, हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर गरीब का भला होता है तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उन्हें राशन क्यों मिल रहा है? कांग्रेस चाहती है कि इन लोगों का खर्च बढ़े और ये फिर से गरीबी में चले जाएं। अगर अगाड़ी वालों को मौका मिला तो ये महाराष्ट्र में यही करेंगे। इतना ही नहीं, हमें तो सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में पहले चरण का मुकाबला समाप्त हो चुका है, यानी पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब बारी दूसरे और अंतिम पारी की है। पहले चरण के तहत 43 सीटों पर वोटिंग हुई और माना यही जा रहा है कि इन सीटों में से जिस गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी गठबंधन की सत्ता में वापसी होगी। और ऐसे में पहले चरण के चुनाव से निकला संदेश बड़े संकेत दे रहा है, जिसका असर दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में भी पड़ेगा। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पहले चरण से क्या संदेश? वोटिंग की आंधी का क्या है संकेत? किसके सर सजेगा ताज? झारखंड में होगा किसका राज? आदिवासियों का दिल खोलकर वोट, किसके अरमानों पर लगेगी चोट? झारखंड में पहले चरण के रण के बाद अब बारी दूसरी और अंतिम पारी की है। पहले चरण के तहत 43 सीटों पर वोटिंग हुई। माना यह जा रहा है कि इन 43 सीटों में से जिस गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी गठबंधन की सत्ता में वापसी होगी। दरअसल 2019 के चुनाव में इन 43 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17, कांग्रेस को 8 और आरजेडी को 1 सीटें मिली थी।
और बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली थी। पहले चरण में महागठबंधन के पास 26 सीटें आई थी, जिससे उसे सरकार बनाने में आसानी हुई थी। हालांकि पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन पहले चरण के चुनाव से निकला संदेश बड़े संकेत दे रहा है, जिसका असर दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग में भी पड़ेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर करीब 63.75% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार झारखंड चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 65.27% मतदान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों में मतदाता काफी सुस्त नजर आए। पहले चरण के मतदान का चौंकाने वाला सच ये है कि आरक्षित सीटों पर इस बार 77% वोट डाले गए हैं। अब तक के चुनावों में मतदान का ये रिकॉर्ड रहा है। जिन 26 आरक्षित सीटों पर मतदान हुआ, उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक के पास 21 सीटें हैं। सिर्फ 5 सीटें ही एनडीए के पास हैं। सबसे कम मतदान रांची और जमशेदपुर में रहा। आदिवासियों ने यहाँ पर दिल खोल कर वोट डाले हैं, यानी गांव में तूफान था और शहरी क्षेत्रों में खामोशी। आपको बता दें कि रांची में प्रधानमंत्री मोदी ने भव्य रोड शो किया था। बावजूद इसके रांची में सिर्फ 52% वोट पड़े। अब शहरों में मचा सन्नाटा और आदिवासी क्षेत्रों में मचा तूफान अपने आप में बड़े सियासी संकेत दे रहा है, जिसने राजनीतिक पार्टियों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। वैसे हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की थ्योरी ये है, हेमंत सोरेन सरकार में शुरू की गई मैया सम्मान योजना भी माना जा रहा है। राज्य सरकार ने 3 महीने पहले 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। ऐसे में महिला वोटर ने बम्पर वोटिंग की है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि हेमंत सरकार के खिलाफ आवाम का आक्रोश है। खैर, झारखंड में मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अब चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, यह अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद एक बात तो साफ है, पहले चरण का मतदान प्रतिशत अपने साथ कई संदेश और संकेत लेकर आया है। अब ये किसके लिए खतरे की घंटी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर और। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने धनबाद में बीजेपी की जनसभा में दावा किया कि पहले चरण के मतदान से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन झारखंड को नक्सलियों का गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बसाने की अनुमति देकर झारखंड के अस्तित्व पर खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है और कल झारखंड का स्थापना दिवस भी है। मैं आप सभी झारखंड के बहनों और भाइयों को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, झारखंड में कल पहले चरण का मतदान हुआ है और रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड के अंदर धमाकेदार तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और फिर धमाकेदार तरीके से भाजपा की वापसी होगी, क्यों नहीं? क्योंकि अरे यहां तो 5 साल हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब झारखंड का इंतजार करने वाला है। झारखंड ने भी तय कर लिया है, झारखंड को लूटने वाले कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, इन सबको सत्ता से बेदखल करके रहना है। बहनों और भाइयों,
जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, तब मैं गोरखपुर से सांसद था और संसद में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस विरोध कर रही थी झारखंड का, आरजेडी विरोध कर रही थी झारखंड का, और आज ये कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की गोद में बैठ करके झारखंड को लूट करके गुमराह करने का कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ यहां लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लुटेरों के सरदार वामपंथियों को सिर में उठा करके झारखंड को पूरी तरह नक्सलवाद का गढ़ बनाने की तरफ उतारू है। इसको कतई झारखंड में पनपने नहीं देना है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, धनबाद कोयले की राजधानी भी कही जाती है, लेकिन वे यहां का कोयला, लेकिन यहां का जो कोयला है, यहां कोयला का जो मजदूर है, वह वामपंथियों का ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट जितने भी हैं, ये आपको संघर्ष का नारा लगवाएंगे, हड़ताल करवाते हैं, फिर ब्लैकमेल करके माल कमाते हैं। मजदूर वहीं का वहीं रह जाता है और लाल सलाम वाले माला माल बन जाते हैं। और अगर कोई इनके माला माल में बैरियर बनता है, उसको रोकने का, उनके अनैतिक कार्यों को रोकने का कार्य करता है, तो उसकी निर्मम हत्या भी ये लोग करते हैं। तो अब नहीं जानता है कि भाजपा की विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी के पति के साथ क्या व्यवहार इन्होंने किया था। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में जब झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को किया था, तब उनका एक सपना था, एक ऐसा सपना था, एक विकसित झारखंड बनाएंगे। वहां के जनजातीय बंधुओं का, झारखंड के नागरिकों को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, अपना झारखंड भी विकास करेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मुज्तबा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में फेल रही है। पीडीए गठबंधन के सामने भाजपा घबराकर कांप रही है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए नकारात्मक राजनीति कर रही है बीजेपी। इसलिए हम आपसे जरूर ये उपचुनाव में कहने आए हैं कि ये कोई चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए है। अपने सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी भेज रही है। कई ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो
तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना। और अगर ये रोके भी आपको तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वोट डालने के लिए रुक जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बार रोके तो दोबारा आप लोग वोट डालने जाना, अगर दूसरी बार भी रोके तो तीसरी बार भी जाना, लेकिन अपना वोट डाल करके जरूर आना। वोट डालने जाओगे आप लोग, सब लोग, और अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। आपके किसी के कार्ड तो नहीं ले लिए पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने? सुनने में आ रहा है कई जगह पर वो गरीबों से कार्ड ले रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं फूलपुर के लोग बहादुर लोग हैं, ये कार्ड और डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बेईमानी से पिछला चुनाव हरवाया था। हम लोगों को जीत का प्रमाण पत्र मिल जाता, लेकिन इन्होंने जीत का प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं लेने दिया। इसलिए इस चुनाव में कोई गलती मत करना, कोई भूल चूक ना हो इस चुनाव में। और एक और है लखनऊ वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते आकर के, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आकर के। लेकिन इस बार तो प्रयागराज के नौजवानों ने ये संदेश दे दिया है और जो आंदोलनकारियों ने एकदम संदेश साफ कर दिया है, और जो माहौल बना है वो योगी बनाम प्रतियोगी माहौल बन गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, और इतने जानकार हैं कि सब उल्टा पुल्टा करते हैं। जहां कम बोलना चाहिए वहां ज्यादा बोलते हैं, और इसीलिए कम बोलने की हमारे धर्म में पुरानी परंपरा रही है। इसीलिए हमारे आपके धर्म में मौनी बाबा भी होते हैं। तो वहीं थप्पड़कांड के बाद उपद्रव आगजनी के मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वैन में बैठाकर नरेश मीणा को ले जाया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। साथ ही पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। हालांकि आंसू गैस छोड़ने के बाद समर्थक मौके से भाग निकले। फिलहाल माहौल शांति का है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट कर, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी बीजेपी सरकार लाखों कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक और युवतियों के सामने हार गई। और
दिखावा यह करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि देश और प्रदेश चलाने के लिए जो प्रतिभावान युवा आईएएस, पीसीएस या बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी बनते हैं, उनमें इतनी अधिक समझ होती है कि वो ये बात आसानी से समझ सकें कि इस खेल के पीछे असल में कौन है। भाजपा के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटे उतर रहे हैं और भाजपा का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थियों के सामने बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा हो कि भाजपा नाटक करना छोड़ दे, भाजपा युवाओं के भविष्य को अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को जान से मारने की धमकी आई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में तारीख पर जाने पर बम से उड़ाने की धमकी आई। व्हाट्सएप पर भी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के नंबर +92 करके धमकी मिली। आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराने के लिए अनुरोध किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी जिले में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर जहां किसान लाइन लगाकर घंटों तक परेशान हो रहे हैं, तो वहीं कई घंटे के बाद देर रात सहकारिता समिति राधा रमन रोड पर 500 से अधिक किसान एक साथ खड़े रहे और पूरे दिन खड़े रहने के बाद देर शाम उनको यह कह दिया गया कि आपको डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके बाद गुस्साए सभी किसानों ने महिला किसान सहित सभी ने सड़क पर जाम लगा दिया और डीएपी दिलाने की मांग की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारियों ने 41 महीने से लंबित वेतन का भुगतान न मिलने के कारण पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हड़ताल के कारण बोर्ड के कार्यालय का कामकाज ठप हो गया है और कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इंदिरा भवन के 8वें मंजिल पर स्थित शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ऑफिस में आज कर्मचारी पेन डाउन कर प्रदर्शन किए और कर्मचारियों का कहना है कि 41 महीने से वेतन नहीं बकाया है और जिससे वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तो खबर दिन भर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।